हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑफिसिएटिंग एंड कोचिंग, जो कि बीपीएड सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर लिया था। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा पूरा देख सकते हैं। आज हम यूनिट 3 पे बात करेंगे, जिसमें हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, जिसके अंदर दिया है ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल इन जर्नल प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम और फिजियोलॉजी ऑफ ऑफिसिएटिंग। इन दो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और बाकी के दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल इन जर्नल प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑफिशियल सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का एक अभिन्न अंग है। मतलब जो एक ऑफिशियल है वो सभी एक खेल प्रतियोगिता का एक अभिन्न अंग है। मतलब बिना ऑफिशियल के किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता आप ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हो। मतलब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑफिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक गेम के लिए, एक प्रतियोगिता के लिए। ऑफिशियल के सहयोग बिना किसी भी खेल प्रतियोगिता का सफल संचालन नहीं हो सकता। ऑफिशियल खेल प्रारंभ होने के पूर्व से लेकर खेल समाप्ति के पश्चात तक के अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। कहने का मतलब ये है कि खेल जब शुरू होता है वहाँ से लेकर के खेल समाप्त होने तक वो अपना 100% देते हैं। अपना जो भी उत्तरदायित्व होते हैं उसको निभाते हैं, जो भी उनको काम मिलता है वो करते हैं। बिना ऑफिशियल के हम किसी भी खेल को ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हैं, किसी भी प्रतियोगिता को हम करा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। निभाते हैं। सफल ऑफिशिएटिंग के लिए ऑफिशियल में विवेक, शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन आदि गुण का होना भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि एक जो ऑफिशियल है उसके अंदर विवेक होना चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए। ये सब गुण उसके अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, उसके अंदर जो रेफरी है, ठीक है, जो भी ऑफिशियल उसके अंदर लगे हुए हैं, जो गेम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, आपने देखा है कि वो मेन रेफरी रहता है, वो इधर से उधर प्लेयर के पास भागा करता है। ठीक है, अगर उसके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं होगी, उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा, तो वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएगा। सेम आप वॉलीबॉल में ले लीजिए, कभी कभी माइनर डिसीजन होते हैं, वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो रेफरी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। कबड्डी ले लीजिए, कोई भी गेम ले लीजिए, ऑफिशियल जो भी हैं उनका शारीरिक क्षमता उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनका मानसिक संतुलन बढ़िया होना चाहिए, तभी जा कर के वो अच्छा गेम को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आदि गुण का होना भी बहुत ज़रूरी है। खेल के विभिन्न पहलुओं तथा उत्तरदायित्व को देखते हुए ऑफिशियल के कर्तव्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्री, फिर ड्यूरिंग एंड फिर पोस्ट। इन तीनों को पढ़ेंगे। अब समझेंगे कि प्री ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूरिंग ड्यूटीज़ क्या है और पोस्ट ड्यूटीज़ क्या है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। खेल से पूर्व के कर्तव्य मतलब प्री गेम ड्यूटीज़, खेल के दौरान के कर्तव्य ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज़, मतलब जब खेल चल रहा है उसके उस समय जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर है खेल के पश्चात के कर्तव्य पोस्ट गेम ड्यूटी, जब गेम खत्म हो जाता है उसके बाद की उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती हैं। मतलब खेल शुरू होने से पहले की ड्यूटीज़, उसके बाद खेल के दौरान की ड्यूटीज़ और खेल खत्म होने के बाद की ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर खेल से पूर्व के कर्तव्य मतलब प्री गेम ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर हम पढ़ेंगे, खेल से पूर्व व्यवस्थापकों, ऑफिशियल्स तथा अन्य अधिकारियों की एक सभा आयोजित की जानी चाहिए, जिससे खेल से संबंधित सभी अधिकारी परस्पर एक दूसरे से परिचित हो सके तथा इस प्रकार खेल के दौरान अपने विशिष्ट कर्तव्यों को अच्छे प्रकार से निभा सकें। कहने का मतलब ये है कि एक एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें अलग अलग जगह से हमने ऑफिशियल बुलाए हैं, अलग अलग जगह से वॉलंटियर बुलाए हैं उसके अंदर। ठीक है, और एक हमने मीटिंग रखी। मैंने बोला कि कल इवेंट हमारा है, ठीक है, और कल इवेंट हमारा मॉर्निंग में है, आज हमने इवनिंग टाइम में 5-6 बजे की टाइम हमने एक मीटिंग रखी। उसके अंदर सारी जगह के ऑफिशियल आ गए। मुझे जो टॉपिक पे बात करनी थी मैंने उस टॉपिक पे बात की, मैंने कॉन्सेप्ट उनका जो भी है क्लियर कर दिया। ऑफिशियल एक दूसरे से मिलते हैं, मैंने उनकी ड्यूटीज़ वेट कर दी कि ये यहाँ के लखनऊ के ऑफिशियल्स का ये काम रहेगा, ठीक है, और जो भी प्रयागराज के ऑफिशियल्स हैं उनका ये ड्यूटीज़ रहेगी, ठीक है।
कानपुर के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये ड्यूटी रहेगा, सबको ड्यूटी अलॉट कर दी। अब जो कानपुर के आपके ऑफिशियल्स हैं और जो प्रयागराज के ऑफिशियल्स हैं जो लखनऊ के हैं, वो एक दूसरे से मिल भी लिए, उनके अंदर मित्रता की भावना भी उत्पन्न हो गई, एक दूसरे से मिल लिए, एक दूसरे की ड्यूटीज़ भी समझ लिए, क्योंकि उनको ही मिल करके कल की जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है उसको ऑर्गेनाइज कराना है। तो एक मीटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाए खेल से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं और इसी में ही दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑफिशियल को खेल प्रारंभ होने के करीब 30 मिनट पहले मैदान पर पहुंच जाना चाहिए, जिससे वह अपने अन्य साथी ऑफिशियल से मिल सकें तथा उन्हें ज़रूरी सूचनाएं दे सकें अथवा ले सकें। सूचनाओं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सूचना से संबंधित मतलब ये हो गया कि मैंने बोला कल कंपटीशन हो रहा है, एथलेटिक कंपटीशन सुबह 8 बजे स्टार्ट है। सब ऑफिसर 7:30 बजे तक की ग्राउंड पे पहुंच गए। सभी अपने इक्विपमेंट्स चेक कर लेते हैं, जैसे स्टार्टर है उसने चेक कर लिया, मेरे पास क्लैपर है, गन है मेरे पास, ठीक है, कार्ड हमारे पास हैं, ठीक है, कॉक है कि नहीं है गन में दगाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, विसिल है कि नहीं है, अगर किसी पर नहीं है तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके तुरंत विसिल ले सकते हैं, ठीक है, फ्लैग है हमारे पास, रेड फ्लैग है कि नहीं है, वाइट फ्लैग है कि नहीं है। ये सब मतलब उस 30 मिनट या 1 घंटे के दौरान में अगर कोई चीज़ें कम है तो उनको वहाँ पर पूरा किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑफिशियल को खेल शुरू होने से कुछ मिनट पहले या 30 मिनट या 1 घंटा पहले ही ग्राउंड पर पहुँचना चाहिए। ग्राउंड की चारों ओर पूरा चक्कर लगा लेना चाहिए, मतलब देख लेना चाहिए कि कोई भी किसी चीज़ की कमी तो ग्राउंड पर नहीं रह गई, ऑल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि गेम उन्हीं को ही ऑर्गेनाइज कराना है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। खेल से पूर्व खेल के मैदान तथा साधनों की जांच करनी चाहिए तथा आवश्यक हो तो ज़रूरी परिवर्तन भी करने चाहिए। कहने का मतलब है खेल से पहले पूरे मैदान को देख लेना चाहिए कि कहीं पे कंकड़ अंकड़ तो नहीं पड़ा है, कहीं पे ट्रैक मार्किंग छोटी तो नहीं है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट उसके अंदर यूज़ होने हैं वो वहाँ पर हैं कि नहीं है। पता चला कि मेंस का शॉर्ट पुट होना है, वहाँ पे वोमेंस का ही शॉर्ट पुट हमारे पास उपलब्ध है, तो ये सब चीज़ें पहले से ही जो ऑफिशियल हैं उनको देख लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन होता है, रिले रेस करानी होती है पर उसकी मार्किंग नहीं होती है, अब ऑन द स्पॉट मार्किंग कराई जाती है, ठीक है, तो बच्चों का टाइम जाता है। तो ये सब ऑफिशियल का कर्तव्य है कि जब वो ग्राउंड पर पहले पहुँचे तो पूरा सब चेक कर लें कि हमारे पास जो प्रतियोगिता होनी है उससे संबंधित सारे इक्विपमेंट्स सारे उपकरण हैं या नहीं है, इसकी जांच पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 4th पॉइंट इसके अंदर कहता है प्रत्येक ऑफिशियल को अपने कर्तव्यों को बराबर समझ लेना चाहिए, जिससे वह अपना काम निसंकोच तथा प्रभावपूर्ण ढंग से कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपटीशन से एक दिन पहले मीटिंग रखी गई, मीटिंग में सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब हम जो भी कंपटीशन करा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, जोनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, तो अपने रूल्स, किसके रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, खेलो इंडिया के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, AFI के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उन रूल्स में जो भी बदलाव हुए हों वो भी सब सारे बदलाव हम किससे शेयर कर लेते हैं, ऑफिशियल से शेयर कर लेते हैं, ताकि उनके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी उनको काम मिले हैं उसमें उनको सारे नियम पता हो जाएं और वो अपने जो काम है वो निसंकोच और प्रभावपूर्ण रूप से उसको कर सकें। चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। 5वां पॉइंट देखते हैं। खेल के लिए ज़रूरी साधन सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लेनी चाहिए, जिससे खेल के दौरान कोई दुविधा उत्पन्न ना हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मतलब जो भी इक्विपमेंट्स उसके अंदर यूज़ होने, जो भी सामग्री यूज़ होनी, वो पहले से ही वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ पर ये प्रतियोगिताएँ हो रही हैं। मान के चलिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो रही है, 5 किलोमीटर की रेस हो रही है, 10 किलोमीटर की रेस हो रही है, 5000 मीटर, 10,000 मीटर जो रेस हो रही है उसके अंदर लैब स्कोरिंग कार्ड आपका हो गया, ठीक है, और टाइम कीपर हो गए, टाइम हमारे पास टाइम वॉच जो होती है जिसके अंदर हम टाइम लेते हैं वॉच, वो है कि नहीं है, लैब स्कोरर कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ लैब स्कोरर जो 4 हैं 5 हैं वो है कि नहीं, लैब स्कोरिंग कार्ड है कि नहीं है, ठीक है, स्टार्टर के पास क्लैपर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर लैब स्कोरिंग कार्ड ही आपके पास नहीं होगा तो चक्कर आप कैसे काटेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको आना बहुत ही आवश्यक है। ये सब चीज़ें की जांच पड़ताल पहले ही कर लेनी चाहिए। छोटी छोटी सामग्री हैं पर ये जो कंपटीशन होता है उस टाइम बहुत ही बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं, सब छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं होती हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 6 पॉइंट इसके अंदर कहता है खिलाड़ियों की ड्रेस की जांच जरूरी लगे तो कर लेनी चाहिए तथा योग्य लगे तो उन्हें आवश्यक सूचनाएं भी देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक ड्रेस कोड, इस खेल में एक ड्रेस कोड रखा गया है कि फुटबॉल खेलेंगे तो जर्सी और शॉर्ट्स में खेलना है, एथलेटिक्स में अलग है,
ठीक है, बास्केटबॉल में अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फुटबॉल का प्लेयर है वो जर्सी और शॉर्ट्स ना पहन करके वो जीन्स और टी शर्ट पहन के आया है, पैंट और शर्ट पहन के आया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको रखना चाहिए, ऑफिशियल्स को रखना चाहिए, ठीक है। मतलब जो जर्सी है उसी में ही आपको अलाउ करना चाहिए खेलने के लिए। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 7वां पॉइंट इसमें कहता है, यदि संभव हो सके तो खेल के प्रशिक्षकों तथा कप्तानों के साथ एक सभा आयोजित की जानी चाहिए जिसमें खेल से संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए जिससे खेलों का सही संचालन किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो एक छोटी सी मीटिंग, जो भी प्रशिक्षक हैं, जो भी कोच या टीम मैनेजर आए हुए हैं और जो भी कैप्टन है, मतलब अलग अलग टीमों के, उनके साथ भी मतलब आपको डिस्कशन करना चाहिए कि ये जैसे फुटबॉल है 45 मिनट खेलना है, पर हमारे पास लेवल ऑफ कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और मैदान हमारे पास उतना नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हम 20 मिनट का गेम करा दें। तो ये सब चीज़ें पहले से ही टीम मैनेजर, टीम कोच और टीम का जो कैप्टन होता है उन सबको बता देने चाहिए ताकि वो उसी हिसाब से अपनी टीम को प्रिपेयर कर सके और टूर्नामेंट में अपना प्रतिभाग कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं खेल के दौरान के कर्तव्य, मतलब ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज़ जो हैं उनको देखते हैं। खेलों के सफल संचालन में इन कर्तव्यों का बहुत महत्व है। ऑफिशियल की सफलता का मुख्य आधार इन कर्तव्यों को वह कितने अच्छे ढंग से निभाता है उस पर आधारित रहता है। कहने का मतलब है जब मेन ऑफिस सेटिंग आपको जब कब दिखेगी, जब ड्यूरिंग मैच दिखेगी कि वो ऑफिशियल कितना बढ़िया है, मैच के दौरान ही आप उसको देख सकते हैं, उसके कर्तव्यों को वहाँ पर भाप सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसी में ही सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। खेल के नियमों के अधीन ही खेल खेला जाए, इसका उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी ऑफिशियल खेल करा रहा है ड्यूरिंग गेम्स, जो उसकी ड्यूटी है, सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि जो खेल हो रहा है वो खेल के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, ना कि उसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है खेल पर संपूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए तथा कोई भी खिलाड़ी अथवा दल किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ ना ले जाए, इसका संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मतलब खेल पर उसका पूरी कमांड खेल के ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी के फेवर में खेल खिला रहा हो जिसका एडवांटेज दूसरी टीम को वहाँ पर मिल जाए। ये सब ना करके मतलब एक निष्पक्ष होकर के तो वो पूरे खेल पर नियंत्रण रखे और खेल को खेल की भावना से ही खिलाए। तो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है कम से कम हस्तक्षेप करके खेल का संचालन किया जाना चाहिए। ऑफिशियल मतलब ये है कि हर बार गेम में बार बार विसिल बजाना, बार बार हस्तक्षेप करना, ये ना करके गेम को एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से खिलाना चाहिए ताकि जो भी पब्लिक आई हुई देखने के लिए, जो भी अतिथि आए हुए गेम को देखने के लिए, उनको भी रोमांचक वाला खेल देखने को मिले। चौथा पॉइंट कहता है इसके अंदर खेल की प्रत्येक गतिविधि का सूक्ष्म अवलोकन तथा सतर्कता के साथ निष्पक्ष निर्णय देने की क्षमता का विकास भी करना चाहिए। मतलब जो आपने निर्णय ले लिया वो आपका फाइनल निर्णय होना चाहिए, इतनी क्षमता आपके अंदर एज ए ऑफिशियल आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने निर्णय दे दिया फिर उसके बाद आप निर्णय से बदल रहे हैं। माना कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है, उसने फर्स्ट फॉल स्टार्ट कर दिया और आपने फर्स्ट फॉल स्टार्ट पे उसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये नहीं कि वो किसी की रिक्वेस्ट लेकर के आया है कि भैया ने कहा है कि सर एक फॉल हो गया है पर हमको सर एक चांस दिया जाए, फिर आप अपना निर्णय वहाँ पे चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट दूसरे बच्चों पर गलत जाता है कि ये जो ऑफिशियल है इनको कुछ भी नहीं आता है। फर्स्ट फॉल तुरंत आप बाहर कर दिए उसको, वो कितना बेस्ट एथलीट हो कुछ भी हो, रूल्स आर रूल्स, आप तुरंत उठा करके तुरंत उसको बाहर कर दीजिए। फिर जो भी बच्चे बचे उनको ही उनके बीच में ही कंपटीशन करवाइए। मतलब निर्णय की जो क्षमता है वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, जो आपने निर्णय दे दिया वही आपका फाइनल डिसीजन हो। पांचवा पॉइंट कहता है इसके अंदर खेल के समय का ध्यान रखते हुए उसका संपूर्ण पालन करना चाहिए। मतलब खेल का जो समय है उसको ध्यान में रखें, ठीक है, कि मतलब 15 मिनट का गेम खिलाना है तो 15 मिनट हमको गेम ही खिलाना है। उसमें टाइम से छेड़छाड़ ना करें कि वॉच बंद कर देना या एक्स्ट्रा टाइम दे देना, 15 मिनट से ज़्यादा खिला देना, किसी के फेवर में खिला देना, ये सब चीज़ें ना करके जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में ही हमको पूरा खेल खिलाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। छठा पॉइंट कहता है इसके अंदर खेल के दौरान किए गए गोलों का मतलब है कि जो भी आप मार करते हैं, जैसे हाई जंप में मार करते हैं, ठीक है, और अब फुटबॉल में अलग अलग तरीके से जैसे नंबरिंग लिखते हैं या वॉलीबॉल में अलग अलग तरीके से, तो ये सब ध्यान रखना है। खेल के दौरान किए गए गोलों अथवा अंकों का संपूर्ण रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो भी आप मार करते हो, जो भी आप लिखते हो, हाई जंप में जिस तरह से आप मार करते हो, ठीक है, जो भी आप लिखते हो, ठीक है,
उन सब का रिकॉर्ड आपको लिखित में अपने पास रखना चाहिए, ताकि किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम मैनेजर, किसी भी टीम को उसको अगर डाउट हो, आप पे कोई कोई ब्लेम करे, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए हमने जो भी निर्णय दिया वो सब हमारे पास ऑन पेपर यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 7वां पॉइंट कहता है सहयोगी खिलाड़ी तथा दर्शकगण का सहयोग प्राप्त होते रहे, इस तरह का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। मतलब आप एज ए ऑफिशियल गेम करा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी दर्शकगण हैं वो भी आपको देख रहे हैं, तो इस तरह का व्यवहार आपको करना है कि सभी लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो दर्शकगण हों, चाहे वो अतिथिगण हों, वो सभी आपकी प्रशंसा करें कि नहीं भाई जो भी ऑफिशियल था बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, अब नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा तो हम इनको ज़रूर बुलाएंगे। मतलब इस तरह से अपनी छाप आपको छोड़ के जानी चाहिए। फिर 8वां यहाँ पे प्रश्न 8वां यहाँ पे पॉइंट कहता है खेल को खेल की भावना से ही खिलाना चाहिए। ठीक है। 9 पॉइंट यहाँ पे कहता है खेल को ईमानदारी से खिलाना चाहिए, मतलब किसी एक टीम के फेवर में नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 10वां पॉइंट इसके अंदर कहता है नियम अनुसार खेल के दौरान आराम समय को मंजूर करना चाहिए। मतलब कि किसी ने टाइम आउट मांगा तो जो टाइम आउट ऑफिशियल है, 1 मिनट का टाइम आउट अगर है, 2 मिनट का टाइम आउट है, 10 मिनट का टाइम आउट है, तो आपको उतना ही टाइम आउट उसको देना चाहिए। ये नहीं कि 10 मिनट का अगर टाइम आउट है तो आपने उसको 20 मिनट का टाइम आउट दे दिया। इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको रखना चाहिए? ऑफिशियल को रखना चाहिए। ठीक है, समय की उतनी ही मंजूरी उनको देनी चाहिए जितनी टूर्नामेंट के अंदर लिखी हुई है, फेडरेशन ने लिखी हुई है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। 11वां पॉइंट कहता है किन्हीं कारणों से खेल खेलना संभव ना हो तो उसे रोक कर भविष्य के लिए योग निर्णय ले लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपको मतलब कोई गेम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई, पानी गिर गया, ठीक है, या ग्राउंड वहाँ पे अब नहीं सही है, या आपको लग रहा है कि सामने वाली टीम नहीं खेल पाएगी, ठीक है, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे सिर्फ आपको निर्णय लेना है कि नहीं अब ये गेम नहीं होगा, ये गेम कल होगा, या एनीवन जो भी वहाँ पर दुर्घटना घटती है, ठीक है, आपको तुरंत निर्णय लेना है कि नहीं आज गेम ना हो करके ये गेम कल होगा या तो किसी और दिन कराया जाएगा। इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं जो इसमें लास्ट है खेल के पश्चात के कर्तव्य, मतलब पोस्ट गेम ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कितनी बार कुछ ऑफिशियल ऐसा मान लेते हैं कि खेल की आखिरी सीटी के साथ, सीटी से मतलब है विसिल का, ठीक है, विसिल के साथ ही उनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, परंतु सच तो यह है कि खेल के पश्चात भी बहुत से महत्वपूर्ण कर्तव्य बाकी रह जाते हैं, उन्हें भी पूरा करना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब ये है कई सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं, लास्ट विसिल बजी बस उनका मतलब गेम ख़त्म, फिर वो वहाँ से चले गए। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो स्कोर शीट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरा डेटा एंट्री करते हैं, कौन सी टीम फर्स्ट आई है, मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिलेगा, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिलेगा, एनीवन जो भी पूरा डाटा होता है उसको बना करके ही तब वो ग्राउंड से जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी में ही हम पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर खेल के अंतिम परिणाम की जांच करना। भाई सबसे पहले ही काम है आपके, जब से गेम खत्म हो गया तो आपको जो भी परिणाम आया उसकी जांच कर लेना है। ये ना हो कि किसी बच्चे के पॉइंट ज़्यादा हों, किसी बच्चे के पॉइंट कम हों, तो चैंपियनशिप ट्रॉफी किसी को मिल गई पर हक किसी और का था। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान वहाँ पर रखना चाहिए जब परिणाम की जाँच कर रहे हो, परिणाम आप बना रहे हो। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है स्कोर शीट की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करना। स्कोर शीट एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, इसीलिए ऑफिशियल को उसकी ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए। मतलब जो भी स्कोर शीट होती है, मैंने आपको बताया जैसे हर गेम में अलग अलग स्कोर शीट यूज होती है, जो भी स्कोर शीट आप भरते हो उसको एक बार अच्छे से जाँच करके ही आप हस्ताक्षर करें, आप अपने सिग्नेचर करें, ठीक है, और उसके बाद ही उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, ताकि किसी भी प्रकार की अगर जांच बैठती है या कोई भी मांगता है उसको आप अच्छे से दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है यदि खेल के अनुसार आवश्यक हो तो विजेता घोषित करना, जैसे कुश्ती, जूडो, बॉक्सिंग आदि। कहने का मतलब ये है जैसे ही खेल खत्म हो जाता है तो क्या होता है, कुश्ती जूडो वगैरह में क्या होता है, तुरंत विनर जो होता है उसका हाथ ऊपर कर देंगे, घोषित कर देंगे कि नहीं ये फर्स्ट रहे, सेकंड रहे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको रखना चाहिए? ऑफिशियल को रखना चाहिए। ठीक है, उससे पर क्लियर पूरी पब्लिसिटी को, पूरी जनता को पता चल जाता है कौन सा इसके अंदर फर्स्ट और कौन सा सेकंड आया, कौन सा हारा है, कौन सा जीता है। चौथा पॉइंट कहता है इसके अंदर विजेताओं का अभिनंदन करना एवं पराजित दल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑफिशियल क्या है, जो भी जीत गया टीम उसको जरूर उसको प्रोत्साहित करें कि नहीं आपने बढ़िया खेला है। जो हार गए हैं उनको भी प्रोत्साहित करें कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम अगर बढ़िया कोशिश करेंगे तो आप भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है जो हारता है वो कल को जीतता ज़रूर है। ठीक है, ऐसे प्रोत्साहन एक एज ए ऑफिशियल उनको, जो पराजित और विजेता टीम है उनको भी करना चाहिए। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट इसके अंदर देखते हैं खेल से संबंधित
वस्तुएं जैसे कि बॉल, घड़ी, झंडी आदि को सुरक्षित रूप से व्यवस्थापकों को सौंपना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं किसी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी स्टेडियम में टूर्नामेंट कराने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं जाता हूँ, ठीक है। वहाँ का मैंने सामान यूज़ किया, वहाँ से घड़ी ली, बॉल ली, झंडा लिया, जो भी वहाँ का इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसे गेम ख़त्म हुआ, मैं उसको वैसे ही वहाँ पर डाल के ऐसे चला गया, तो ये गलत चीज़ है। मैंने जिस व्यक्ति से, जिस संस्था से, जिस स्कूल से, जिस स्टेडियम से इक्विपमेंट्स को इशू कराया है, ठीक है, इक्विपमेंट्स को लिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सही से, अच्छे से उनको वापस करूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको रखना चाहिए? ऑफिशियल को रखना चाहिए। छठा पॉइंट इसके अंदर कहता है, यदि आवश्यक लगे तो खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार की लिखित रिपोर्ट प्रबंधकों को देनी चाहिए, जिससे व्यवस्थापकगण ऐसे खिलाड़ियों के लिए भविष्य में खेल में भाग लेने के बारे में कोई निर्णय ले सके। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग गेम, ठीक है, ड्यूरिंग गेम आप जान जाते हैं, जब गेम चल रहा होता है तो आप जान जाते हैं कौन बच्चा अच्छा है, कौन आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन बच्चा कैसा खेल रहा है, ठीक है। तो उसकी एक रिटन अपने पास जांच कर लीजिए। कई बार होता है कि ऑफिशियल से भिड़ जाते हैं, अशब्द ऑफिशियल को बोल देते हैं, तो ऐसे बच्चों की लिखित अपने पास नोटिस रख लें, ठीक है। उसके बाद जो भी कमेटी है उसको ज़रूर दिखाएं, ताकि उस बच्चे को पनिशमेंट ज़रूर मिले। पनिशमेंट से ही बच्चे आगे सीखते हैं, नहीं तो फिर आज वो एक ऑफिशियल से ऐसे भिड़ गए हैं, फिर कल को वो किसी और टूर्नामेंट में किसी ऑफिशियल से भिड़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को ज़रूर पनिशमेंट मिले, ताकि उनका गेम और भी आगे चल के इम्प्रूवमेंट हो और उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग। इसके बारे में देखते हैं। एक अधिकारी के दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाती है। जो फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग है वो एक अधिकारी के दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाती है, जो उन्हें खेल के दौरान निर्णय लेने और खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करने में मदद करती है। मतलब कहने का मतलब ये फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग जो है वो खिलाड़ियों के व्यवहार और जो ऑफिशियल है उसको निर्णय लेने में क्या करती है? मदद करती है। मतलब कि जो ऑफिशियल होता है वो खेल खेल में ही जब खेल खिलाता है तो वो सारे जो भी टीम के जितने भी मेंबर हैं सबका व्यवहार वो जान जाता है कि कौन बच्चा अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है क्या नहीं है, सब वो धीरे धीरे सबका व्यवहार जान जाता है। उसी प्रकार उसको निर्णय लेने में बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग के अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं, इसमें यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग को दर्शाते हैं। अब उनको मुख्य जो बिंदु हैं उनको मैंने डिवाइड किया है, उनको देखते हैं। सबसे पहला उसके अंदर हम जो बिंदु है उसको देखेंगे, निष्पक्षता और न्याय, इसको देखेंगे इसके अंदर हम फिलॉसफी ऑफ ऑफिशिएटिंग के अंदर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कहता है अधिकारी को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहना चाहिए। जो एक ऑफिशियल है उसको निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहना चाहिए, तभी वो किसी भी खेल को खिला सकता है। दूसरा पॉइंट उसका कहता है उन्हें खेल के नियमों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। मतलब खेल का जो नियम है उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि हमें येलो कार्ड देना चाहिए वहाँ पर तुरंत आपको येलो कार्ड देना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है रेड कार्ड यहाँ पर हमें देना चाहिए वहाँ पर तुरंत आपको रेड कार्ड देना चाहिए। आपको लगता है ये बच्चे ने फॉल स्टार्ट किया है उसको तुरंत बाहर आपको करना चाहिए, ठीक है। खेल के नियम जो भी हैं उनको आपको तुरंत लागू करना चाहिए, उनके हिसाब से आपको निर्णय लेने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है उन्हें खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक और पेशेवर व्यवहार करना चाहिए। मतलब खिलाड़ी से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए एज ए ऑफिशियल को, ठीक है, ताकि वो भी जो भी ऑफिशियल हैं उनकी भी वहाँ पर रिस्पेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि खिलाड़ी बाद में बहुत बात करते हैं कि नहीं वहाँ के ऑफिशियल बहुत अच्छे थे, वहाँ की कमेटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसी में ही दूसरा इसके अंदर हम जो हेडिंग पॉइंट है उसके अंदर हम देखते हैं खिलाड़ियों की सुरक्षा। पहला इसके अंदर पॉइंट बनता है वो है अधिकारी को खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी ऑफिशियल है उनको भाई खिलाड़ियों की सुरक्षा देखनी चाहिए, बिल्कुल, ये प्राथमिकता सबसे पहले ऑफिशियल की है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है उन्हें खेल के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि खेल खेल में एग्रेशन हो जाते हैं, एक दूसरे को अशब्द बोलना, लड़ाई झगड़ा कर देना, तो वहाँ पर खिलाड़ी को जो भी ऑफिशियल है उसको तुरंत खिलाड़ियों को छुड़ाना चाहिए। मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है उन्हें खिलाड़ियों को चोट लगने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि चोटिल वाला गेम खेल रहे हैं तो ऑफिशियल क्या कहता है, गेम को ब्रेक करके तुरंत दोनों टीमों को समझा देता है कि भैया इस तरह से अगर खेलेंगे तो फटाफट हम आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड दे करके तुरंत तुरंत बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको रखना चाहिए? ऑफिशियल को रखना चाहिए। चलिए उसके अलावा इसी में ही आगे हम देखते हैं तीसरा हेडिंग उसके अंदर देखते हैं खेल के नियमों का पालन।
उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, अधिकारी को खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी अधिकारी है भाई, जो भी नियम बनाए गए खेल के, उसका पालन आपको करना चाहिए। मैंने बताया कि किसी के फेवर में आपको गेम नहीं खिलाना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम दे करके नहीं खिलाना चाहिए, गलत निर्णय नहीं देने चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी पालन किसको करना चाहिए? अधिकारी को करना चाहिए। खेल के नियमों का पालन अधिकारी को करना चाहिए, जो भी ऑफिशियल है उसको करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है, उन्हें खिलाड़ियों को नियमों के अनुसार खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब आपको खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना, आपको बताना है कि जो खेल के नियम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खेलना है। अगर खेल के नियमों के विरुद्ध आप खेलेंगे तो आपको हानि वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है, उन्हें नियमों के उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो उसके विरुद्ध खेलने लगते हैं तो क्या करता है खिलाड़ी? जैसे मैंने बताया कि रेसेस में क्या होता है, 100, 200, 400 मीटर में जैसे ही उसने फॉल स्टार्ट लिया, मतलब उसने जैसे ही ऑफिशियल ने बोला एथलीट ऑन योर मार्क, ठीक है, सेट, जैसे सेट बोलता है, क्लैप या गन या विसिल, इनके गन फायर होने से पहले अगर खिलाड़ी भागता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है, तो उसको तुरंत फॉल स्टार्ट में बाहर कर दिया जाता है, तुरंत ही बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने बाहर कर दिया तो फिर उसको अंदर नहीं लेना, उसको बाहर ही कर देना है। मतलब उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई आपको करनी चाहिए अगर नियम का उल्लंघन वो करता है। इसका एग्जाम्पल यही आपको दर्शाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संचार और सहयोग। अधिकारी को खिलाड़ियों और अन्य अधिकारियों के साथ संचार करना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। दूसरा पॉइंट कहता है, उन्हें खिलाड़ियों को निर्णायकों के बारे में सूचित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है, उन्हें अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि खेल के निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से चलाया जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।